यूजिंग बीजेटी, बीजेटी का यूज करके हम लोग को पढ़ना है ये वाला। इसमें तुमको याद क्या क्या रखना है, पहला याद तुमको रखना है कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसे क्या होता है उसमें, यानी इसका तुमको याद रखना है डायग्राम, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है। फ्रीक्वेंसी डिराइव करने के लिए इसमें किसी ऑसिलेटर में तुमको नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा तुमको, तो पूछेगा इसमें कि आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर क्या होता है, ऐसे करके लिख देगा, उसी के बारे में तुमको लिखना है। तो इसमें तुमको क्या अपने से पॉइंट में क्या क्या लिखना है तुमको, तो पहले डायग्राम याद रखना है तुमको, डायग्राम में क्या कितना ट्रांजिस्टर यूज हुआ है और कितना आरसी यूज हुआ है, आर और सी का कितना यूज हुआ है। इसमें आरसी एक हो गया, एक जोड़ा यूज हुआ, दो जोड़ा यूज हुआ कि तीन जोड़ा यूज हुआ, एक पेयरिंग का देखना है कि कितना पेयर यूज हुआ है पहला। तो फिगर में ये याद रखना है कि कितना बीजेटी यूज हुआ है, तो दूसरा ये हो गया याद रखना। तीसरा तुमको याद क्या रखना है कि फ्रीक्वेंसी कितना है इसका, और चौथा कि गेन का वैल्यू कितना होता है, और फिर इसका यूज कहां पर करते हैं, कि ऑडियो फ्रीक्वेंसी में करते हैं कि रेडियो फ्रीक्वेंसी में करते हैं, यही याद रखना है। तो पहला क्या है, आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ऑसिलेटर कहने का मतलब इसमें नेट जो होगा फेज, नेट फेज क्या बोला था, बार्कहाउजेन जो क्राइटेरियन था उसमें क्या बोला गया कि नेट फेज, तो क्या बोले वो कि मैग्नीट्यूड जो होगा लूप गेन का कितना होगा 1 होगा, यानी ए कहने का मतलब एम्पलीफायर का, और बीटा कहने का मतलब फीडबैक का, जो आरसी का है या एलसी का, उन दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, और उन दोनों को मिला करके यानी एम्पलीफायर का और जो बीटा कहने का मतलब क्या हो गया, जो हम लोग फीडबैक यूज कर रहे हैं, तो फीडबैक में क्या यूज करते हैं, रेसिस्टर यूज करते हैं, कैपेसिटर यूज करते हैं, इंडक्टर यूज करते हैं। तो उन दोनों को मिला करके, एम्पलीफायर को मिला करके और फीडबैक में जो एलिमेंट है मिला करके हमारा फेज कितना रहना चाहिए, या तो 0 डिग्री रहना चाहिए या 360 डिग्री रहना चाहिए। तो ये दो चीज हो गया, मीन्स हमारा ऑसिलेटर बन गया। तो पहला क्या है कि हमारा फेज एंगल कितना रहना चाहिए 180 डिग्री, 360 डिग्री। तो देखो इसमें क्या है, ये जो है यहां पर देखो, यहां पर देखो ये आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में एक एम्पलीफायर यूज करते हैं, कैसा, कॉमन इमीटर। हम बोले थे कि कहीं पर भी अगर लिखा हुआ नहीं है कि कॉमन बेस है, कॉमन कलेक्टर है, हम बोले थे कि हम हर जगह क्या जनरली मैंने हर जगह हो गया, तो जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं, जनरली हम लोग यूज करते हैं कॉमन इमीटर एम्पलीफायर का, और कैसा, एनपीएन टाइप का। तो कॉमन इमीटर में हम क्या बताए थे कि इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल के बीच में कितना का फेज रहता है 180 डिग्री का, कितना का रहता है 180। हम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बीजेटी पढ़ाए थे सेकंड यूनिट में, वहां जाकर के देख लेना कि कॉमन कलेक्टर और कॉमन बेस में फेज डिफरेंस कितना रहता है 0 डिग्री इनपुट आउटपुट के बीच में, लेकिन खाली कॉमन इमीटर है जिसमें फेज डिफरेंस कितना रहेगा 180 का। तो एक बीजेटी यूज किए हैं कैसा, कॉमन इमीटर टाइप, तो ये फेज कितना दे दिया 180, यानी एम्पलीफायर हमको कितना फेज दे दिया 180। तो अब हमको देखना है फीडबैक का वो कितना देगा। तो देखो ये हम यहाँ पर 3 जोड़ा यूज करते हैं सी आर, यानी आर और सी का कितना पेयर यूज करते हैं 3 पेयर। तो यहाँ पर पहला यूज किए सी और उसके कोरस्पोंडिंग आर को पैरेलल में ऐसे कनेक्ट कर दिए, फिर सी यूज किए उसके कोरस्पोंडिंग आर को पैरेलल में कनेक्ट किए, फिर सी यूज किए यहाँ पर आर कनेक्ट कर दिए, यानी 3 पेयर सी आर को कनेक्ट करते हैं। फीडबैक कहने का मतलब आउटपुट से कनेक्ट होगा और इनपुट में जाएगा, तो इसका आउटपुट कहां पर है, कलेक्टर के पास। तो यहाँ पर सीसी क्या है, कपलिंग कैपेसिटर, कपलिंग कैपेसिटर है सीसी, या कलेक्टर या इसको बोल सकते हो कि ये कलेक्टर का कैपेसिटेंस है, किसका, कलेक्टर कैपेसिटेंस। आरसी क्या है, कलेक्टर रेसिस्टेंस। तो सी का मतलब कपलिंग भी हो जाता है, कपलिंग कैपेसिटेंस, या कलेक्टर कैपेसिटेंस भी बोल सकता है। सी कहने का मतलब इमीटर का कैपेसिटेंस। तो इतना जो हम बताए थे पहला क्लास में शुरू में, जब भी बीजेटी बनेगा तो कैसा हम लोग
R1 R2 रहेगा, दो जोड़ा ऐसे ऊपर से लेकर नीचे बेस के बीच में। इमीटर से RE लगा रहेगा, उसके पैरेलल में CE लगा रहेगा, फिर RC रहेगा, CC रहेगा। तो इतना हो गया तुम्हारा एम्पलीफायर यानी बीजेटी। अब इसके आउटपुट से कनेक्ट करेंगे इनपुट, तो इनपुट कहां पर आ रहा है, बेस। कॉमन इमीटर है, तो कॉमन इमीटर में इनपुट लेते हैं बेस में, आउटपुट लेते हैं कलेक्टर से। आउटपुट कलेक्टर से आया। अब आउटपुट और इनपुट के बीच में हम लोग क्या कनेक्ट करते हैं, फीडबैक को। तो फीडबैक में क्या लगा है, 3 जोड़ा RC, तो CR 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 लग गया 3। ये तीनों मिलकर के CR 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 तीनों मिलकर के कितना फेज देगा, 180 डिग्री। यानी एक पेयर जो CR होता है वो 60 डिग्री देता है, तो 3 पेयर है, तो तीनों मिलकर के कितना देगा, 180। तो हमारा क्या हो गया, जो टोटल फेज क्या हो गया, एम्पलीफायर यानी ए और फीडबैक नेटवर्क यानी बीटा, दोनों का मिलाकर के टोटल फेज कितना हो गया, 180 प्लस 180। ये यानी हमारा ये कैसा दे देगा, ऑसिलेटर दे दिया। सेकंड क्राइटेरिया हमारा पूरा हो गया, 180 डिग्री, 360 डिग्री या 0 डिग्री फेज रहना चाहिए। तो ये हो गया पहला पूरा। अब दूसरा क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालते हैं, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालते हैं, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालने के लिए हम लोग क्या ले लेते हैं कि लूप गेन जो होगा, लूप गेन सिस्टम का क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। उसका करते हैं, तो वहां से कर करके हम लोग क्या करते हैं, इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकाल लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकाल लेंगे, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इसका आ जाता है F बराबर 1/2 पाई R इंटू C और √6 प्लस 4K। अगर 4K हो जाता है इसका वैल्यू, √1/2 पाई RC √6 प्लस 4K। या कहीं कहीं पर इसका वैल्यू क्या होता है, K का वैल्यू क्या होता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पर कहीं कहीं फॉर्मूला ये भी दिया रहता है, F बराबर 1/2 पाई RC √6। तो दोनों इसका फॉर्मूला होता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन का 1/2 पाई RC √6, जैसे में इसमें है ये जो हम PPT भेजे थे, कहाँ गया पहला था, हाँ फेज शिफ्ट ऑसिलेटर का देखो। तो यहाँ पर क्या लिखे थे, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है, 1/2 पाई RC √6 होता है। ये देखो यहाँ पर हम जो भेजे थे ये FET का यूज करके बनाया हुआ है। तो हम लोग क्या बोले थे कि FET का यूज करके भी बनाते हैं, BJT का यूज भी करके बनाते हैं। तो FET में क्या होता है, 3 टर्मिनल होता है, गेट होता है, ड्रेन होता है। ड्रेन करने का मतलब, तो BJT में जिस तरह से बेस रहता है उसी तरह से FET में क्या होता है, गेट होता है। जिस तरह से BJT में कलेक्टर रहता है उसी तरह से FET में ड्रेन रहता है, D का मतलब ड्रेन। जिस तरह से BJT में क्या होता है, इमीटर, उसी तरह से जो FET होता है उसमें क्या रहता है, सोर्स रहता है S, और 3 गो CR रहेगा। तो तुमको ये वाला ही बनाना है, ये वाला। यहाँ पर BJT का यूज करके बोलेगा तो ये बना देना, और FET का यूज करके बोलेगा तो वो बना देना, खाली सिंबल तुमको अलग कर देना है। इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कितना हो जाएगा, 1/2 पाई RC √6 प्लस 4K। या लिख सकते हो कि, या लिख सकते हो और करके F बराबर 1/2 पाई RC √6। अब क्या है कि हम क्या बोले थे, देखो अब इसका जो ये निकलता है फ्रीक्वेंसी, जब भी निकालते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, उसको निकालने के लिए क्या करते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट। कहने का मतलब हम क्या बोले थे कि जब R और C रहेगा या L और C रहेगा तो क्या रहेगा, 2 पार्ट रहेगा, एक रियल पार्ट रहेगा, एक क्या रहेगा, इमेजिनरी पार्ट। तो रियल का पार्ट कहने का मतलब हो गया कि जिसमें J नहीं लगा हुआ है, और इमेजिनरी पार्ट कहने का मतलब जिसमें J लगा हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जब भी निकालना रहता है तो क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ इक्वेशन को क्या करते हैं, 0 कर देते हैं। यानी इमेजिनरी जिससे J लगा हुआ है उसको अगर हम 0 करेंगे तो उससे हमको क्या निकलता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ
ऑसिलेशन निकलता है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ये नहीं पूछता है कैलकुलेट करने के लिए, इसलिए इसको देखने का जरूरत नहीं है। अब क्या बोले थे कि देखो पहला दो था, क्या पहला था कि ए इंटू बीटा का वैल्यू 1 होना चाहिए। कंडीशन फॉर सस्टेन्ड ऑसिलेशन, यानी ऑसिलेशन होने के लिए पहला कंडीशन क्या था कि बार्कहाउजेन का कि ए इंटू बीटा का वैल्यू 1 होना चाहिए। ए कहने का मतलब एम्पलीफायर का गेन, और बीटा कहने का मतलब बीटा का वैल्यू ये आ जाता है 1/1 + 3k - k इंटू अल्फा स्क्वायर -5 इंटू अल्फा स्क्वायर, इतना आता है। तो ये दोनों का वैल्यू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसको जब करते हैं तो ये वाला इक्वेशन आता है कि HFE, HFE कहने का मतलब गेन हो गया। कैसा गेन, कैरेंट गेन। HFE क्या है, कैरेंट गेन है। तो कैरेंट गेन का वैल्यू कितना होता है 23 + 4k + 29/k होता है। ये गेन जो कैलकुलेट करते हैं इसका गेन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू इतना रहना चाहिए, 23 + 4k + 29/k इतना रहेगा, तब ये ऑसिलेटर की तरह काम करेगा। क्यों, क्योंकि a इंटू बीटा का वैल्यू 1 होता है। तो a इंटू बीटा का वैल्यू 1 होता है, वहां से हम लोग क्या करते हैं, इक्वलिटी को अगर करते हैं तो वहां से एक आ जाता है कंडीशन, तो हमारा गेन का वैल्यू कितना लेंगे। इसमें हम बताए थे यहाँ पर, इसी में बताए थे पहला कि एम्पलीफायर लेना है सफिशिएंट गेन का और सुटेबल गेन का। क्यों, क्योंकि हमको a इंटू बीटा को करना है इक्वल टू 1, तो इसीलिए हमको गेन क्या चाहिए, सफिशिएंट चाहिए या सुटेबल चाहिए, ताकि a इंटू बीटा का वैल्यू 1 हो जाए। तो इस कंडीशन को लाने के लिए a इंटू बीटा को हम लोग इक्वेट करते हैं 1 से, और यहाँ से गेन का वैल्यू, यहाँ पर गेन क्या है, HFE है, यानी HFE का वैल्यू क्या होना चाहिए, 23 + 4k + 29/k से ज्यादा होना चाहिए। जहां पर k का वैल्यू क्या है, RC/R है। k का वैल्यू क्या है, कलेक्टर रेसिस्टेंस RC, और डिवाइडेड बाय R। R कहने का मतलब ये जो RC यूज किए हैं 3, तो उसके R, तो k बराबर RC/R है। अल्फा बराबर क्या है, HC/R 1/ωCR है अल्फा का वैल्यू। तो तुमको इसमें क्या याद रखना है, 3 चीज याद रखना है इसमें। पहला क्या याद रखना है कि RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर क्या होता है, तो उसका डायग्राम याद रखना है। अब उसमें तुम पॉइंट करके इसके नीचे क्या लिखोगे कि इन RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर 1 ट्रांजिस्टर यानी 1 BJT इज यूज्ड। सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे, तुमको ये अपने से लिखना है पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे कि इन RC फेज ऑसिलेटर 3 पेयर, 3 गो पेयर करने का मतलब 3 जोड़ा, 3 पेयर ऑफ RC, 3 पेयर ऑफ RC इज यूज्ड, 3 पेयर ऑफ RC इज यूज्ड। अब थर्ड पॉइंट क्या लिखना है कि ट्रांजिस्टर जो है कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर, ये क्या करता है, प्रोवाइड 180 डिग्री फेज शिफ्ट, और एंड उसी में कर देना कि इस, ये लिख देना कि जो हमारा फीडबैक नेटवर्क है यानी CR, ये प्रोवाइड 180 डिग्री फेज शिफ्ट, सो टोटल फेज शिफ्ट इज 360 डिग्री। अब क्या लिखना है, फिर लिख देना कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है, उसमें डायरेक्ट जाकर के ये फॉर्मूला लिख देना। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है, 1/2πRC√6 + 4k। यहाँ पर k का वैल्यू क्या होगा, RC/R। हम देखो सब जो तुमको देखना है वो हम लिख दिए हैं यहाँ पर, उसको अंडरलाइन कर दिए पेन से। या यहाँ पर अगर तुम फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन के बारे में लिखना चाहते हो तो लिख दोगे थोड़ा सा डिफिनेशन, गेन ऑफ सिंस गेन ऑफ एम्पलीफायर AB इज रियल वैल्यू एंड लूप गेन ऑफ सिस्टम क्या होना चाहिए, वो भी क्या होना चाहिए, रियल हो जाना चाहिए। इसलिए इमेजिनरी पार्ट ऑफ इक्वेशन बीटा क्या होना चाहिए, 0 रहना चाहिए। तो वहां से हम फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कैलकुलेट किए हैं, वो कितना आया है, ये आया है। या और करके लिख सकते हो ये वाला, और करके से लिख सकते हो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन बराबर 1/2πRC√6, इसका भी यूज कर सकते हो।
अब फिर क्या लिख देना, ये वाला लाइन लिखना है, कंडीशन फॉर सस्टेन ऑन ऑसिलेशन, यानी ऑसिलेशन होने के लिए हमारा कंडीशन क्या रहना चाहिए, तो लिख देना यहाँ पर अकॉर्डिंग टू बार्कहाउजेन क्राइटेरियन ए इंटू बीटा बराबर 1, और उसके नीचे में ये वाला लिख देना HFE ग्रेटर देन इक्वल टू 23। अगर 4K प्लस 29/K ये याद नहीं रहेगा तो सिर्फ ये लिख देना कि जो हमारा जो गेन होना था चाहिए करेंट गेन वो ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी इक्वल टू भी हो सकता है या ग्रेटर देन होना चाहिए कितना 23 से। अगर K का यूज नहीं करना है फॉर्मूला में तो K को हटा देना और लिख देना कि करेंट गेन कितना रहना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 23। यहाँ पर एक एग्जांपल भी इसका दिया हुआ है, एक कैसे हम निकालते हैं। अगर हम न्यूमेरिकल पूछा है कि अगर फेज शिफ्ट ऑसिलेटर यूज किए हैं R1 R2 R3 RC का वैल्यू ये है, R1 कहने का मतलब क्या हो गया RC RC RC, तो यहाँ पर कितना रेसिस्टर यूज किए हैं, 3 रेसिस्टर, 3 तरह का रेसिस्टर है यहाँ पर, ये R1 है R2 है, तो इसका यूज हम लोग नहीं कर रहे हैं, किसका यूज कर रहे हैं, ये R का R और ये RC का। तो वही बोल रहा है सब रेसिस्टर का वैल्यू क्या है सेम है, जितना भी रेसिस्टर यूज किए हैं सबका वैल्यू क्या दे रहा है सेम, तो रेसिस्टर का वैल्यू कितना हो गया 800 किलो ओम, किलो ओम कहने का मतलब 800 इंटू 10⁻³ ओम। जिस देखो जब भी न्यूमेरिकल सोल्व करना है कहीं पर भी तो जो SI यूनिट है वहीं पर उसी के अकॉर्डिंग हम सोल्व करते हैं। SI यूनिट क्या है, तो रेसिस्टर का SI यूनिट होता है ओम, तो हमको किलो में सोल्व नहीं करना है, सबको हम लोग कन्वर्ट करके कहां पर लाना है ओम में लाना है। कैपेसिटर का यूनिट SI यूनिट क्या होता है फैराडे कैपिटल F, तो अगर हमको माइक्रो फैराड दिया है, माइक्रो कहने का मतलब क्या हो गया 10⁻⁻⁶, तो उसको हमको कहाँ कन्वर्ट करना है फैराडे में, तो माइक्रो फैराड को फैराड में करने के लिए क्या करना होगा मल्टीप्लाई करना होगा 10⁻�6 से। तो वही यहाँ पर दिखा रहे हैं कि R का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, R का वैल्यू और क्या हो जाएगा 800, 800 R का वैल्यू हो गया, RC का वैल्यू क्या हो जाएगा 800 गुने 10⁻3, 800 गुने 10⁻3, ये इतना ओम हो जाएगा RC या R का वैल्यू। अब कैपेसिटर यूज कर रहे थे CCC, तो कैपेसिटर का वैल्यू क्या हो जाएगा 100 पिको, P का मतलब स्मॉल p का मतलब पिको PICO पिको, और फैराड F का मतलब फैराड, तो फैराडे क्या होता है यूनिट होता है कैपेसिटर का, तो पिको एक्स्ट्रा हो गया तो इसलिए इसको लिखेंगे 100 इंटू 10⁻⁻12, 12 कहने का मतलब हो गया पिको होता है 10⁻⁻12, तो 100 इंटू 10⁻⁻12 दोनों गुना होगा तो क्या बच जाएगा 10⁻⁻10, तो 10⁻⁻10 बच गया क्या C। R का वैल्यू कितना हो गया 8 इंटू 10⁻⁵, इतना हो गया। अब इसको ये फॉर्मूला में रखेंगे 1/2 पाई RC, 2 पाई कहने का मतलब पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14, R का वैल्यू 8 इंटू 10⁻⁵ है, C का वैल्यू क्या बोले 100 पिको फैराड, पिको कहने का मतलब 10⁻12, ये हो गया √6 + 4K, K का वैल्यू क्या था RC/R, तो RC का वैल्यू और R का वैल्यू क्या है सेम है, इसलिए रेशियो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 हो गया √6 + 4 इतना हो गया। इसी तरह से दूसरा दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया है माइक्रो, माइक्रो कहने का मतलब क्या हो गया 10⁻⁻6, तो कैपेसिटर का वैल्यू कितना हो गया 0.016, और माइक्रो कहने का मतलब 10⁻⁻6 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना अपना, फ्रीक्वेंसी इसमें दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है कि RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर है, उसमें जो साइन वेव कैसा हमारा वेव प्रोड्यूस कर रहा है, हमारा ऑसिलेटर कैसा प्रोड्यूस कर रहा है साइन वेव, जिसका फ्रीक्वेंसी क्या है 1 किलोहर्ट्ज, 1 कहने का मतलब 1 हो गया, किलो कहने का मतलब 10⁻3, ऐसा यूनिट क्या होता है हर्ट्ज, तो हर्ट्ज में हम इसको लिखेंगे, किलो को कन्वर्ट करेंगे, किलो कहने का मतलब 10⁻3 मींस 1000 हर्ट्ज हो गया, 1000 लिखे।
तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन का फॉर्मूला लगाया इज इक्वल टू 1/2πRC √6 + 4k। इसका लिखे आर, तो आर का वैल्यू हमको निकालना है, तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस। तो कैपेसिटर का वैल्यू दिया हुआ है, तो फॉर्मूला में के अननोन है, 3 गो अननोन है, एक फ्रीक्वेंसी है, एक रेसिस्टर है, एक कैपेसिटर है। तो तुमको अगर क्वेश्चन देगा इसमें तो 2 गो वैल्यू देगा, तीसरा का वैल्यू पूछेगा। तो आरसी का वैल्यू अगर देगा तो एफ का वैल्यू पूछेगा, एफ आर का वैल्यू देगा तो सी का वैल्यू पूछेगा, एफ सी एफ का वैल्यू देगा तो आर का वैल्यू पूछेगा। यानी 2 देगा, 1 का वैल्यू पूछेगा। तो यहाँ पर मान लो तुमसे पूछा है आर का वैल्यू, तो आर का वैल्यू अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर आ जाएगा आर बराबर 1/2πf0 c √10। क्योंकि क्या हो गया, के का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, क्योंकि आरसी और आर दोनों सेम हो गया। तो आरसी बाई आर कितना हो जाएगा, आरसी बाई आर इज इक्वल टू के होता है, तो के का वैल्यू 1 हो गया, 1 हो गया। यानी आर और आरसी सेम रहेगा तो के का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा तो 6 + 8 √10 हो जाएगा, √10 हो गया। और 2π का 2π, पाई का वैल्यू 3.14, तो मल्टीप्लाई कर दो। F0 का वैल्यू 1000 मल्टीप्लाई करो। F0 का वैल्यू कितना होता है, तो 0.016 × 10⁻⁶ √10